नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज जिन खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी दिल्ली को लेकर, देश की राजधानी दिल्ली को लेकर, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लंबे चर्चे के बाद में अब आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में होगी, कौन बनेगा सरताज, ये आज लगभग साफ हो जाएगा। विधायक दल की आज बैठक होनी है, उससे पहले 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर पूरी तरह से। और किस तरीके की चल रही है तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां यूएस और रूस के बीच में सहमति बन चुकी है। कई बातों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन इस जहां पर ये बैठक हुई उस बैठक में जेलेंस्की शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेलेंस्की काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और अपनी नाराजगी जाहिर करते उन्होंने क्या कुछ कहा है और किन बातों पर यूएस और रूस हुए हैं सहमत, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज आज से हो रहा है। और कुल कितने मैच होंगे, भारत का मैच कब होगा, पहला मैच किसका होगा, ये तमाम जानकारियां बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच को। सबसे पहले बात करेंगे आज की प्रमुख खबर की, जिस पर है इस वक्त सभी की नजर, देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, ये आज साफ हो जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे और सीएम के नाम पर भी मोहर लगेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ सीएम चेहरे पर सस्पेंस आज खत्म होगा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरों शोरों से तमाम तैयारियां भी चल रही हैं। शपथ ग्रहण की ये तैयारियां हैं। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और ऐसे में बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में जुटी है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साधु संत किसान से लेकर महिलाओं तक को आमंत्रित किया गया। और इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर किसके हाथों में होगी राजधानी दिल्ली की बागडोर। हालांकि पिछले कई दिनों से कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं और कई नाम रेस में भी हैं। कौन कौन से नाम हैं सीएम की रेस में, बताएंगे आपको, इसके साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हलचल पर। तो आज राज तिलक के लिए रामलीला ग्राउंड जो है वो सज धज कर कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है और तैयारी जोरों शोरों से वहां पर की जा रही है। गेस्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, साथ ही कौन कौन से रास्ते बंद किए जाएंगे वो तमाम चीजों पर लगातार वहां पर मीटिंग बुलाई जा रही है। धर्मगुरु और दिल्ली के आम जनता भी कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक स्थल पर गवाह बनती हुई नजर आएगी जब शपथ ग्रहण होगा। 48 नवनिर्वाचित विधायक ताजपोशी के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली की आम जनता वहां पर मौजूद रहेगी, साधु संत वहां पर मौजूद होंगे, झुग्गी झुपड़ी के आम लोग जो है दिल्ली में वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अब सोचिए रामलीला ग्राउंड में जहां से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी एक आंदोलन के जरिए, वहीं पर आज ये शपथ ग्रहण, बड़ा शपथ ग्रहण, यादगार शपथ ग्रहण आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तैयारियां की जा चुकी हैं और कल ये शपथ ग्रहण होगा। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 30,000 लोगों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण होगा। और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी आपको बता रहे हैं। 3 अलग अलग मंच इस वक्त रामलीला मैदान में बनाए गए हैं। इन 3 अलग अलग मंचों पे पहले मंच की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे वो भी आपको बताएंगे। भव्य समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कई सारे वीवीआईपी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मगुरु और दिल्ली की आम जनता भी इस जगह पर मौजूद रहेगी और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनती हुई नजर आएगी। तो राज तिलक के लिए रामलीला ग्राउंड जो है वो तैयार है और किस रास्तों में किस तरीके से बदलाव किया गया है वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए।
तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जिससे कि जब ये शपथ ग्रहण होगा कल, तो आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो। कई वीवीआईपीज और वीआईपीज के शामिल होने की संभावना है इस पूरे कार्यक्रम में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें है, साथ ही जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए रूट डायवर्जन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जो कि आज शाम से ही कहीं ना कहीं लागू हो जाएंगे। यात्रियों के लिए सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं, जो लोग वहां से सफर कर रहे हैं, अपने ऑफिस आते हैं, जाते हैं, या जिनका वो रूट है, उनके लिए सीधे तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ये बात ट्रैफिक एडवाइजरी के जरिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है, और सीधे तौर पर जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो, सड़कों पर भीड़ ज्यादा ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ये एडवाइजरी आम जनता के लिए जारी की गई है। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही पार्क करें, यानी कि जो पार्किंग की जगह डिसाइड की गई है, आप अपने वाहन को सिर्फ वहीं पर पार्क करें, और कोशिश हो तो कल सुबह के लिए उन रास्तों से निकलने से बचें। सड़क किनारे पार्किंग बिल्कुल ना करें, उससे भी बचें कहीं ना कहीं, जिससे कि जाम जैसी स्थिति वहां पर ना बने। संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें, पुलिस को सूचित करें। तो ये तमाम बातें इस एडवाइजरी के जरिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, और विधानसभा चुनाव में अभी तक क्या कुछ हुआ है टाइमलाइन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। जहां दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है, और क्योंकि 27 साल बाद ये वापसी हुई है, और ऐसे में ये भव्य समारोह, 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे 5 तारीख को, जिसके बाद में नतीजे आए थे 8 तारीख को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई नजर आई थी। नतीजों का ऐलान जो है वो 8 फरवरी को किया गया था, और उसके बाद दिल्ली में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, 48 सीटों पर कमल खिलाया, और कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत के तौर पर निकलती हुई नजर आई, बड़ी पार्टी भी बनी। आम आदमी पार्टी ने मात्र 22 सीटों पर ही जीत हासिल की है, क्योंकि पिछले 2 बार से हम देखें तो आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार सिर्फ 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। दिल्ली में कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस को एक भी सीट दिल्ली के अंदर नसीब होती नजर फिलहाल बिल्कुल नहीं आई। तो कुल मिलाकर हम देखें तो एक बड़ी जीत, और बड़ी जीत के साथ एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का, गिरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पे इस वक्त मौजूद है, और साथ ही धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां इस वक्त रामलीला मैदान में वो मौजूद है, जहां पर तमाम तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले धीरज, आपके पास में आना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि कल होना है ये शपथ ग्रहण समारोह, और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे वीवीआईपीज लोग भी शामिल होंगे, लेकिन साथ ही दिल्ली की आम जनता भी वहां पर शामिल होगी, वहां पहुंचेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारे पीछे ये रामलीला ग्राउंड है, और इस रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। और जैसा कि जीएडी के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है, इस शपथ ग्रहण समारोह में 3 स्टेज बनाए गए हैं। 3 स्टेज पर 250 कुर्सियां होगी। एक स्टेज जो होगा उस पर प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं, और उसी स्टेज पर मुख्यमंत्री भी होंगे, जिन्हें कि एलजी वी.के. सक्सेना जिन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जो दूसरा जो स्टेज होगा, दूसरे स्टेज पर जो जितने भी नवनिर्वाचित विधायक और दिल्ली के सांसद वो मौजूद रहेंगे, और तीसरा जो स्टेज होगा वो धर्म गुरुओं के लिए होगा। तो 3 स्टेज बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम 11:15 से शुरू होगा, और 12:05 पर मुख्यमंत्री पद जो जिनको चुना जाएगा उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो ये शपथ का जो पूरा जो कार्यक्रम है वो बनाया गया है। 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था बुलाई गई है, और इन 30,000 लोगों में जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 25% महिलाओं को बुलाया गया है, और दिल्ली में जितने भी झुग्गी जे कैंप हैं, उनके जो विस्तारक हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। और सबसे अहम जो सिने अभिनेता, जो फिल्मी सितारे भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिने अभिनेता को स्टेज के नीचे जगह दी गई है, उन्हें स्टेज पर जगह नहीं दी गई है, वो आम जनता के रूप में वो शामिल होंगे। तो ये पूरी की पूरी जो रामलीला ग्राउंड में, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी है वो बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है। और अब देखने की स्थिति होगी कि शाम तक और क्या गाइडलाइंस आते हैं, क्या क्या रूट की क्या गाइडलाइंस आती है, जिससे लोगों को, आम जनता को जो आवाजाही करने में भी उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो।
जी चलिए ठीक है, आपके पास में वापस रुक करेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ में इस वक्त गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, अगर हम देखें तो आज विधायक दल की अहम बैठक होनी है और उस बैठक में कहीं ना कहीं नेता को भी चुना जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सीएम के चेहरा है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लगातार जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा और उससे पहले 2 पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज जो कह सकते हैं जो धड़कन है सबकी बढ़ चुकी हैं। धड़कन इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि शाम को 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक इसी पंडित पंत मार्ग कार्यालय में बुलाई गई है। यानी कि जो दिल्ली के 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और उन 48 विधायकों में से एक को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा और आज शाम को करीब 7 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन शपथ लेने जा रहा है। तो आज सबकी निगाह दिल्ली भाजपा के इस कार्यालय पर है जहां पर शाम को भाजपा विधायक दल के नेता को चुना जाना है। उससे पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी जो यहाँ मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी के अंदर ये भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। और ये कहा जा सकता है कि आज जो इंतजार है वो शाम को करीब 7 बजे समाप्त हो जाएगा कि कौन दिल्ली की सत्ता में बैठने वाला है, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, किसका राज तिलक होने वाला है। गिरीश, अगर हम देखें तो ऐसे कौन कौन से अहम नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सीएम की रेस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, तमाम लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। देखिए, दिल्ली के अंदर कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा अभी तक भाजपा ने ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन कई लोगों के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे वो नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, जिन्होंने जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय जो भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, एबीवीपी में भी रहे हैं, डूसू के अध्यक्ष भी रहे हैं और एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली के अंदर वो सक्रिय रहे हैं। उनके नामों की भी चर्चा चल रही है क्योंकि बहुत ही मृदुलभाषी व्यक्ति सतीश उपाध्याय को कहा जाता है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जो लगातार तीसरी बार विधायक जीत कर आए हैं और 3 बार निगम पार्षद भी रहे हैं और वो भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक रेखा गुप्ता हैं शालीमार बाग से, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। तो कई नाम ऐसे हैं जिनका केवल अभी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा की एक खासियत है कि वो अपने पत्ते नहीं खोलती और जब पत्ते खोलती है तो नाम चौंकाने वाले सबके सामने होते हैं। चलिए देखना होगा, आज ही सस्पेंस फिलहाल खत्म हो जाएगा, पत्ते सामने आ जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए धीरज और गिरीश। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां रूस और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में लगातार जो जंग हो रही है उसको रोकने के लिए अमेरिका रूस के लिए अगर दिखे तो बीते कल सऊदी अरब में बैठक की गई। अमेरिका रूस के बीच ये अहम बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें कई बातों पर सहमति बनी और इस बैठक में आपसी रिश्तों को सुधारने की भी पहल की गई। दोनों देश जल्द ही अपने दूतावासों को भी चालू करेंगे जो बीते लगभग 3 साल से बंद है। लेकिन वहीं रूस और यूक्रेन मुद्दे पर भी 3 बातों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि 3 साल से चल रहे इस युद्ध पर विराम लग जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से काफी नाराजगी दिखाई दी है, क्योंकि इस बैठक में शामिल ना होने की वजह से यूक्रेन को इसमें बैठक में नहीं बुलाया गया, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति काफी नाराज है। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो थोपा हुआ फैसला कतई नहीं मानेंगे और ऐसे में कैसे लगेगा अब इस युद्ध पर विराम, ये सवाल लगातार बना हुआ है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल हुई बैठक में किन बातों पर सहमति बनी है रूस और अमेरिका के बीच में। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक हुई और इस बैठक में कहीं ना कहीं यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर सहमति दोनों देशों के बीच बनती हुई नजर आई। यूएस और रूस के बीच में यूक्रेन संघर्ष पर उच्च स्तरीय टीमों की भी नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि जो यूक्रेन के और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर जल्द से जल्द विराम लग सके। साथ ही आपसी हितों पर भविष्य के सहयोग के लिए भी आधार तैयार करना, जो दोनों के रिश्ते हैं, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर सहमति बनी है। साथ ही प्रक्रिया उत्पादक तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर भी प्रतिबद्ध है, यानी कि दोनों देश जो है अपने रिश्तों को मजबूत भी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी है कि दोनों देशों के जो दूतावास है उन्हें भी अब जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा, जो पिछले 3 साल से बंद है। द्विपक्षीय संबंधों में आने वाली परेशानियों को
दूर किया जाएगा। एक परामर्श तंत्र को भी स्थापित किया जाएगा ताकि उससे हम परामर्श लिया जा सके दोनों देशों की तरफ से, तो उस परामर्श तंत्र को भी अभी स्थापित किया जाएगा। यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर सहमति कहीं ना कहीं बन गई है, लेकिन इस सहमति पर ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो थोपे हुए फैसले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब यूक्रेन को ही अगर आपने नहीं बुलाया तो यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करने का क्या महत्व है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की ने रियाद वार्ता को किस तरीके से खारिज किया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने रियाद वार्ता को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा है कि यूक्रेन को मीटिंग में ना बुलाना हमारे लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि सोचिए जब अगर यूक्रेन को लेकर ही बात हो रही है तो आखिर यूक्रेन को इस बैठक से दूर क्यों रखा गया। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि कोई भी हमारी पीठ पीछे कुछ भी तय ना करे, जो भी तय होगा हमारे सामने होगा और हम मौजूद रहेंगे। युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन के बिना नाले कोई भी फैसला। 10 मार्च तक फिलहाल सऊदी अरब की यात्रा भी ज़ेलेंस्की की तरफ से टाल दी गई। हालांकि वो कल इस यात्रा को करने वाले थे, लेकिन यात्रा भी अगर करते तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होते। तो फिलहाल इस यात्रा को भी टाल दिया गया है और यूक्रेन को वार्ता में नहीं बुलाने पर ज़ेलेंस्की की तरफ से सीधे तौर पर ऐतराज और नाराज ज़ेलेंस्की नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के साथ। शुभेंदु, अगर देखें तो ये बैठक काफ़ी अपने आप में अहम रही और इस बैठक के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं और एक तरह से देखें तो ये सफल बैठक रही, क्योंकि कई बातों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच, अमेरिका और रूस के बीच जो संबंध है उन पर भी कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन साथ ही जो युद्ध की बात है उस पर भी कई बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर आई है। बिल्कुल कृतिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी रियाद में। पहली बार यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद रूस और अमेरिका के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने सीधे एक टेबल पर आपस में बातचीत करी। ये पहली बार था करीब 3 सालों में कि ऐसी बातचीत हुई। लेकिन एक सीधा संदेश जो राष्ट्रपति ट्रंप देना चाहते हैं यूक्रेन युद्ध से संबंधित, वो ये है कि अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूरोप, यूक्रेन, रशिया, अगर ये युद्ध रोकना चाहते तो अब तक रोक लेते। 3 साल से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन अब जो ये युद्ध रुकेगा ये केवल अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं उसी की जरिए रुकेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो शक्ति है आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, उसके कारण रुकेगा। यही कारण है कि वो सीधे बातचीत रूस से करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ना तो यूरोप के लीडर्स को अपने साथ टेबल पे बिठाया और ना ही यूक्रेन, जिनकी धरती पे ये युद्ध चल रहा है, उनसे सीधा परामर्श किया। हालांकि जो उनके यूएस और यूके के जो यूक्रेन के जो डेलीगेट हैं कैथ केलॉग, उन्होंने ये बात साफ करी है ब्रसल्स में कल कि किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा बातचीत से। जो यूरोप के लीडर्स हैं, नेटो के लीडर्स हैं, यूक्रेन की लीडरशिप है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो साफ दिख रहा है। वो सीधे रशिया से संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल इसमें देखना ये होगा कि जब दो देशों के बीच में बात हो रही है यूक्रेन को लेकर, तो यूक्रेन की तरफ से नाराजगी है और अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो किस तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाएगा, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार है क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद ही खास खबर। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि आज से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान से लेकर दुबई तक क्रिकेट का खुमार अब देखने को मिलेगा और इस दौरान 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला होगा और कल होगी भारत बांग्लादेश के बीच टक्कर, जिस पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होगा 9 मार्च को और इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खास बात यह है कि इसकी मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में ही खेलेगा। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2017 में पाकिस्तान की टीम चैंपियन बनी थी और उससे पहले साल 2013 में भारतीय टीम चैंपियंस बनी थी। हालांकि अब इस बार यानी कि 2025 में कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, किस टीम की मेहनत लाएगी रंग, ये देखना होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे ग्राफिक्स पर कि आखिर कौन होगा चैंपियन। तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज से आगाज हो रहा है। आज से ये शुरू हो रहा है मैच और सीधे तौर पर हम देखें तो 8 साल बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इस बार किया जा रहा है और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में कुल मिलाकर हम देखें तो 8 टीमें होंगी और इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। आज होना है पहला मैच और पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में और इस मैच पर हर किसी की नजर है। दुनिया की अगर हम देखें तो शीर्ष 8 टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। और कौन जीतेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को, ये देखने वाली बात होगी। 8 टीमें हैं और 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। 2 ग्रुपों में बांटा गया है और ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। इन दोनों ग्रुपों की जो सबसे मजबूत टीम निकल कर आएगी वो जाएंगी सेमीफाइनल में और हाइब्रिड मॉडल में खेले जाएंगे ये सभी मुकाबले। काफी खास और तमाम तैयारियां इसकी हो चुकी हैं। आज से इसका आगाज हो रहा है और खास बात यह भी है कि पाकिस्तान और दुबई में ये सारे मुकाबले होंगे, यानी कि जिन मुकाबलों में भारत शामिल होगा वो मुकाबले होंगे दुबई में और बाकी जो मुकाबले हैं वो है पाकिस्तान में। इसके साथ ही टीम इंडिया की तरफ से किस तरीके की है तमाम तैयारियां इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं क्योंकि कल मैदान में टीम इंडिया उतरती हुई नजर आएगी और भारतीय टीम 20 फरवरी को अपने अभियान का आगाज करेगी और इसके साथ ही भारतीय टीम दुबई में अपने सभी मैच खेलेगी। जो भी उसके मैच होंगे वो सारे मैच दुबई में खेले जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में जाने से सीधे तौर पर इनकार किया गया। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी अहम और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा 23 फरवरी को और इस 23 फरवरी को जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी एक झलक भी बिल्कुल नजर नहीं हटेगी स्क्रीन से। 2 मार्च को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा और ऐसे में देखना होगा कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। भारत की टीम ने 2013 में ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम चैंपियन बनी थी साल 2013 में और इस बार भारतीय टीम कितनी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी इस पर हर भारतीय की नजर लगातार है। तो करेंगे इसको लेकर भी बात, लेकिन साथ ही फाइनल और दुबई या फिर लाहौर इस पर नजर लगातार बनी हुई। फाइनल मैच आखिर कहां खेला जाएगा, क्योंकि अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो ये फाइनल मुकाबला जो है वो दुबई में खेला जाएगा क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही मना कर दिया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन साथ ही भारत फाइनल में अगर नहीं पहुंचता है तो ये मैच जो आखिरी फाइनल मैच है वो होगा पाकिस्तान के लाहौर में। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय टीम कितनी मजबूती के साथ मैदान पर उतरती हुई नजर आती है। फिलहाल हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ी है, उन्हीं का रुख करेंगे। सुचित्रा, बेहद ही खास मुकाबले इस बार देखने को मिलेंगे। कुल 8 टीमें हैं, 2 ग्रुपों में बांटा गया है। किस तरीके की रहेगी नजर और भारतीय टीम की किस तरीके की है तैयारी? जी बिल्कुल कृतिका, अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की तो लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार ये टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। वनडे क्रिकेट विश्व कप तो लगातार होता रहा है, लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आया था कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो कारवां था वो रुक गया था, लेकिन 2017 के बाद एक बार फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इस बार भारत जो है अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। हालांकि मेजबानी प्रतियोगिता की पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारतीय टीम ने साफ कर दिया था कि वो सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान नहीं जाएंगे
और हम सभी जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम का कद क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम की लोकप्रियता कितनी है, तो किसी भी बड़े आईसीसी इवेंट की कल्पना ही नहीं की जा सकती भारतीय क्रिकेट टीम के बिना। किसी भी आईसीसी इवेंट में भारतीय टीम का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक दुनिया भर में फैले हुए हैं और यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाने तय हुए हैं और अपने जो तीनों लीग मैच हैं वो तो भारतीय टीम दुबई में खेलेगी ही। वहीं अगर नॉकआउट में पहुंचती है भारतीय टीम तो भारतीय टीम जिस भी सेमीफाइनल में पहुंचेगी वो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी दुबई में ही खेला जाएगा। तैयारियों की अगर बात करें भारतीय टीम की तो जो दुबई का ट्रैक है वो थोड़ा धीमा रहता है, तो 5 स्पिनर अपने दल में लेकर गई है भारतीय टीम। प्लेइंग 11 में भी 3 स्पिनर्स के शामिल रहने की संभावना है और जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। पिछले लंबे समय से शानदार प्रदर्शन करते आए हैं भारतीय टीम के लिए, उनकी कमी खलेगी भारतीय टीम को। बिल्कुल सुचित्रा, लेकिन साथ ही एक सवाल और है, क्योंकि 23 तारीख को होना है भारत और पाकिस्तान का मैच और उसके लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो क्रिकेट प्रेमी है वो उनकी तो निगाहें रहेंगी, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है वो भी भारत पाकिस्तान का मैच जरूर देखते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय टीम के मुकाबले दुबई में जाने से पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक बड़ा झटका है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जिस पर दुनिया भर की नज़र रहती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा आय होती है आईसीसी की और हर मेज़बान की, वो मुकाबला अब दुबई में खेला जाएगा क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। तो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट का जो रोमांच है दुबई में देखने को मिलेगा और दुबई से कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हैं। 2021 के T20 विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त मिली थी, जो कि पहला ही प्रकरण रहा था कि किसी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। तो अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में उस हार का बदला लेने का एक हम कहें कि सुनहरा मौका रहेगा भारतीय क्रिकेट टीम के पास और भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि भारतीय टीम दूसरे मैच में, पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीते और दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी जीत दर्ज करे और 2021 T20 विश्व कप में मिली हार का बदला ले। कितनी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी इस पर नजर सभी की लगातार बनी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।